हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैन चाइल्ड सिंड्रोम, यानी वो बड़े होकर भी ना मैच्योर होने वाले मर्द। कभी आपने नोटिस किया है किसी 30 साल के बॉय को जो अभी भी कॉलेज की तरह लाइफ जी रहा है, वीकेंड्स पे गेमिंग मैराथन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता हुआ और एडल्टिंग से एलर्जिक। ऐसे लोगों को पॉप कल्चर में पीटर पैन सिंड्रोम भी कहते हैं, आफ्टर द बॉय हु नेवर ग्रोज अप। साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली इस बिहेवियर के पीछे का रीजन समझने की कोशिश कर चुके हैं। स्विस साइकाइट्रिस्ट कार्ल जुंग ने इस फिनोमिनन को नाम दिया पुअर एटर्नस, लैटिन फॉर इटर्नल बॉय। आज के एपिसोड में हम जुंग के साइकोलॉजिकल लेंस से समझेंगे कि क्यों कुछ मर्द कभी बड़े नहीं होते, इनके चाइल्डिश रहने के पीछे का कॉन्सेप्ट और कैसे ये हमारी रिलेशनशिप्स और लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले, ये पुअर एटर्नस एक्चुअली है क्या? कार्ल जुंग कहते थे कि पुअर एटर्नस एक आर्केटाइप है, एक प्राइमल पैटर्न या इमेज जो हम सबके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होता है। आर्केटाइप मतलब एक यूनिवर्सल टेम्पलेट ऑफ बिहेवियर। पुअर एटर्नस आर्केटाइप रिप्रेजेंट करता है इटर्नल यूथ, एक हमेशा जवान रहने वाली मेंटल स्टेट। इस आर्केटाइप के इन्फ्लुएंस में जो एडल्ट आदमी होता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में ही अटक जाती है। ऐसे आदमी ऑफ्टन बहुत चार्मिंग, अफेक्शनेट, क्रिएटिव होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में बच्चे जैसी मस्ती और कल्पना की स्ट्रीक होती है, लेकिन साथ ही साथ इनमें एक ओवरराइडिंग टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को टीनेजर की माइंडसेट में ही रखते हैं। वेल इनटू एडल्टहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। इमोशनल, मेंटल और इकोनॉमिक मैच्योरिटी में आगे बढ़ने की इच्छा बहुत कम होती है एंड कोई भी हैवी जिम्मेदारी उठाने से ये कतराते हैं। जुंग और उनकी डिसाइपल मरी लुईज वॉन फ्रांस ने पुअर एटर्नस को डिटेल में स्टडी किया। वॉन फ्रांस अपनी बुक द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर एटर्नस में बताती हैं कि ऐसा इंसान एक प्रोविजनल लाइफ जीता है, मतलब जिंदगी को एक टेम्पररी फेज की तरह ट्रीट करता है, जैसे कल को कोई रियल लाइफ शुरू होगी पर आज बस सपनों और प्लान्स में निकल जाए। प्लान्स बनते रहते हैं कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो बनूंगा, लेकिन डिसाइसिव एक्शन कभी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि अंदर से डर होता है। फियर ऑफ बीइंग कॉट इन अ सिचुएशन फ्रॉम विच इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू एस्केप। कमिटमेंट का डर, कहीं फंस ना जाएं। इस थॉट से ये लोग अपने लिए एग्जिट ऑप्शंस खुली रखते हैं। आजादी और फ्रीडम इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है और कोई भी बाउंड्री या लिमिटेशन इन्हें इंटॉलरेबल लगती है। जुंग लिखते हैं, ही कवर्ट्स इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, चेव्स एट बाउंड्रीज एंड लिमिट्स एंड टेंड्स टू फाइंड एनी रिस्ट्रिक्शन इंटॉलरेबल। मतलब ये इटर्नल बॉय रूल्स से, डेडलाइन से, सीरियस कमिटमेंट से दूर भागता है। इंटरेस्टिंगली, जुंग ने बताया कि हर आर्केटाइप की तरह पुअर के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं। पॉजिटिव साइड पे ये इटर्नल बॉय सिंबलाइज करता है न्यूनेस, क्रिएटिविटी और होप, एक नया नजरिया, नए आइडियाज लाने की कैपेसिटी और फ्यूचर के लिए एक ऑप्टिमिज्म। इसलिए ऐसे लोग अक्सर लाइफ ऑफ द पार्टी होते हैं। उनकी चाइल्डिश एंथुजियाज्म से दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि ये ग्रो अप होने से मना कर देता है, चैलेंजेस को अवॉइड करता है, एक तरह से अपने ही पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाता। पुअर एटर्नस को मिथोलॉजी में भी रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में कुछ चाइल्ड गॉड्स जो हमेशा यंग रहते हैं, एरोस, डियोनिसस वगैरह। मॉडर्न कल्चर में इसका बेस्ट एग्जाम्पल पीटर पैन है, द बॉय हु नेवर ग्रोज अप, जो नेवरलैंड में रहना चाहता है। आजकल हम वाकई पीटर पैन सिंड्रोम की बात सुनते हैं, क्योंकि यह समस्या आधुनिक समय में और आम होती जा रही है। सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस है। आजकल की कल्चर में यूथ को बहुत वैल्यू किया जाता है। हर जगह यह सिग्नल मिलता है कि यंग रहना ही सक्सेस है एंड 30 इज द न्यू 20 टाइप्स एटीट्यूड बन गया है। जुंगियन एनालिस्ट डैरिल शार्प कहते हैं कि हमारी कल्चर में जवानी को बुढ़ापे से ज्यादा कदर मिलती है, तो कोई भी आदमी अगर यंग दिखने पर प्राउड फील करे तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी यूथफुल अपीयरेंस या लाइफस्टाइल एक्चुअली इमोशनल इमेच्योरिटी से आ रही है, यानी एक मान चाइल्ड बाहर से बड़े दिखते हुए भी अंदर से एक नादान बच्चा ही रह जाता है। उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां रियल वर्ल्ड की जिम्मेदारी शुरू होती है। अब हम डिटेल में जाएंगे कि इस मन चाइल्ड बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और क्यों कुछ लोग इस पैटर्न में फंसे रहते हैं। साइंस ऑफ अ मैन चाइल्ड पर्सोना। चलिए कुछ रिलेटेबल साइंस की बात करते हैं जो ये इटर्नल बॉय टाइप के अडल्ट्स में दिखाई देते हैं। कमिटमेंट से डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तलाश नहीं। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स या करियर कमिटमेंट से कॉन्स्टेंटली कतराते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से इनको एंजाइटी होती है।
फॉर एग्जाम्पल, जॉब की बात आई तो इसमें माजा नहीं है बोल के छोड़ देंगे, दूसरी जॉब ढूंढेंगे, फिर उसमें भी कोई ना कोई हेयर इन द सूप निकल आएगा। वन फ्रंस लिखती हैं कि ऐसे लोग जॉब ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि जो भी काम मिले वो कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता। हमेशा कोई ना कोई बाल सूप में होता है, मतलब हर अपॉर्चुनिटी में ये कोई फ्लॉ देख के निकल लेते हैं। रिलेशनशिप में भी वो लड़की अच्छी है पर ऐसा कुछ रीजन हमेशा रहेगा एंड कमिटमेंट से बचने के बहाने मिल जाते हैं। दे कीप देयर ऑप्शंस ओपन ऑल द टाइम एंड कैनॉट बेयर बीइंग टाइड डाउन। कल को शादी या सीरियस कमिटमेंट की बात आए तो ये हवा हो जाते हैं क्योंकि अंदर कहीं डर है कि कहीं फंस गया तो। ओके, तो पहला पॉइंट है प्रोविजनल लाइफ और एस्केपिज्म। ये अपनी जिंदगी को एक टेम्पररी सेटअप की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी वो किसी रियल चीज के शुरुआत के जस्ट पहले वाले स्टेज में हैं, हमेशा अबाउट टू स्टार्ट मोड में। आज जो कर रहे हैं उसे दिल से नहीं करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि एक्चुअल लाइफ तो शायद फ्यूचर में स्टार्ट होगी। प्लान्स बनाते रहेंगे कि एक दिन अपना स्टार्टअप लॉन्च करूंगा या वर्ल्ड टूर करूंगा, लेकिन आज काम के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे। लाइफ निकल जाती है फैंटेसीज सोचते सोचते, जबकि ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं होता। इस तरह का प्रोविजनल लिविंग एक ट्रैप बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं लाइफ इनके लिए एक प्रिजन की तरह फील होने लगती है। पेरेंटल होम या कंफर्ट जोन की गोल्डन केज में ये फंसे रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके सपनों में या एंग्जाइटी में अक्सर केजेस, जेल बंद होने की इमेजरी भी आ सकती है। दे फील रियलिटी इज इम्प्रिजनिंग देम, और ये फ्रीडम को तरसते रहते हैं पर आयरॉनिकली अपने ही बिहेवियर की वजह से फ्री नहीं हो पाते। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इमोशनल इमेच्योरिटी एंड फन ओरिएंटेशन। इनकी डेली लाइफ देखोगे तो काफी लैक ऑफ डिसिप्लिन नजर आएगी। फॉर इंस्टेंस, वॉन फ्रंस डिस्क्राइब्स एक टिपिकल पुअर का रूटीन। सुबह 10-11 बजे तक सोएंगे, फिर थोड़ी देर आइडलिंग विद अ सिगरेट, इमोशंस और फैंटेसीज में टाइम निकल जाएगा। दोपहर को काम करना है ऐसा सोचेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्त लोग बुला लेंगे कॉफी पे या थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। शाम को मे बी किसी डेट या गर्लफ्रेंड के साथ घूम लिया। रात भर लाइफ का मीनिंग पे डीप टॉक्स हो गई। फिर 1-2 बजे रात को सोए और अगले दिन फिर वही चक्र। इस पूरे दिन में इंटेंशन तो थी कुछ प्रोडक्टिव करने की, पर कभी शुरू ही नहीं कर पाते। ऐसे ही सालों निकल जाते हैं इनके, और उनकी इनर रिचेस वेस्ट होती रहती हैं। उनके पास टैलेंट और आइडियाज बहुत हैं, पर वो कभी रियलिटी में उतरते ही नहीं। जैसे वॉन फ्रांस कहती हैं, यू फील सच अ पर्सन हैज ट्रेमेंडस वेल्थ एंड कैपेसिटी, but there is no means of realization. They walk about in a cloud of fantasies, full of unlived life. इनकी फिलॉसफी होती है, Life is meant to be fun 24/7. ये सीरियस या बोरिंग काम से बच के निकल जाते हैं। एक्चुअली एक नॉवेलिस्ट ने ऐसे ही पुअर्स को डिस्क्राइब किया था। इन गाइज के साथ रहना शुरुआत में बड़ा एक्साइटिंग लगता है। They're so wildly attractive, maddeningly alive. जैसे टरो कार्ड में द फूल होता है ना, वैसे ही एक मुसाफिर झोला उठाए निकल पड़ा हो। उनके साथ रह के पहले पहले ऐसा फील होता है जैसे आप भी उनकी तरह चाइल्ड्स वर्ल्ड में एंटर कर गए। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुरानी फिल्मों की तरह घुमंतू, नो क्लॉक्स, नो कॉन्सिक्वेंसेज, लाइफ इन अ ट्री हाउस वाली फीलिंग आती है। इट्स लाइक डेटिंग अ पार्टनर इन क्राइम फॉर एंडलेस मस्ती। लेकिन ये एक्साइटमेंट टिकती नहीं। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये बंदा कभी टाइम पे घर नहीं आएगा, आएगा भी तो कभी अपोलोजाइज नहीं करेगा। घर के काम में हाथ नहीं बटाएगा क्योंकि सफाई, कपड़े धोना, ग्रोसरीज लाना, ये सब इनके लिए सेकेंडरी चीजें हैं। इन्हें घर थोड़ा मेस्ड अप ही पसंद है, जैसे हॉस्टल रूम चल रहा हो। ये करियर में भी ज्यादा मेहनत नहीं करते क्योंकि एक्चुअली सक्सेसफुल हो गए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। दे डोंट वॉन्ट टू गेट ट्रैप्ड बाय सक्सेस। और सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप में भी एफर्ट नहीं डालेंगे क्योंकि इनकी नजर में प्यार और रिश्ता कोई काम थोड़ी है जो मेहनत लगे। ये तो बस फन होना चाहिए जब तक मजा आ रहा है, ठीक। जहां थोड़ी सीरियस बात आई, कमिटमेंट आया या पार्टनर ने थोड़ी अडल्ट एक्सपेक्टेशन रखी इनसे, ये साइड हो जाते हैं। इफ यू डोंट वांट टू प्ले विद देम, नो प्रॉब्लम, दे विल गो प्ले बाय देमसेल्व्स। आपकी नाराजगी भी इन्हें रोक नहीं पाती। धीरे धीरे ऐसी रिलेशनशिप में उस औरत को महसूस होने लगता है कि वो इनकी मां बन गई है। As that quote says, somehow they make you feel very old. They turn you into their mother. And सच में कई रिलेशनशिप्स में ये पैटर्न होता है। शुरू में लड़की को यह लड़के बड़ा एडवेंचरस, बिंदास लगते हैं, पर कुछ टाइम बाद वो ही लड़की बोल पड़ती है, आई एम नॉट योर मॉम, मुझे तुम्हारे पीछे क्लीनिंग नहीं करनी। The man child expects the women in his life to mother him, be it picking up his mess or not challenging his childish behavior.
अब नेक्स्ट पॉइंट है आइडियलाइजेशन ऑफ यूथ एंड अवॉइडेंस ऑफ ग्रोइंग अप। ऐसे लोगों को बड़ा होना बोरिंग लगता है। इनके हिसाब से ग्रो अप होने का मतलब लाइफ खत्म। दे प्राउडली मेंटेन अ बॉयिश पर्सोना, ड्रेसिंग लाइक मच यंगर डूड्स, हॉबीज टोटली ट्यून टू टीनेज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल 30 साल के होंगे लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ मीम्स और गेम प्ले क्लिप्स डालेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग की जगह लेटेस्ट स्नीकर्स और गैजेट्स पे पैसा उड़ा देंगे। दे माइट से थिंग्स लाइक यार शादी वादी सेटल होने के लिए अभी हम काफी यंग हैं, इवन व्हेन दे आर पुशिंग 40। सोसाइटी भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। हमारे आसपास हर एड, हर मूवी यूथ सेलिब्रेट करती है। इस कल्चरल वाइब से इनको और कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी इटर्नल यूथ पे टिके रहने का। जैसे एक एक्सपर्ट ने लिखा, द टिपिकल पुअर डज नॉट लुक हिज एज एंड इज प्राउड ऑफ इट। हु वुडंट बी इन अ कल्चर वेयर यूथ इज वैल्यूड मोर देन ओल्ड एज। मतलब जब समाज ही ये कहता है कि यंग दिखो, यंग रहो, तो फिर अपनी चाइल्डिश हैबिट्स जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। बट इमोशनल मैच्योरिटी के बिना सिर्फ यंग दिखना अल्टीमेटली एक इल्यूजन ही है। नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑन अदर्स, स्पेशली पेरेंट्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से मेन चिल्ड्रन फाइनेंशियली या इमोशनली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं वेल पास्ट एन अप्रोप्रिएट एज। अक्सर ये मामाज बॉय टाइप सिनेरियो होता है। माँ ने 25 साल तक हर काम किया तो बेटा एक्सपेक्ट करता है कि उसकी पार्टनर भी उसको वैसे ही पैम्पर करेगी। जुंगियन साइकोलॉजी इसको मदर कॉम्प्लेक्स कहता है। जब एक आदमी अपनी माँ के साथ अनहेल्थी अटैचमेंट तोड़ नहीं पाता तो वो रिग्रेसिवली जीना शुरू कर देता है, हमेशा पीछे मुड़ के बचपन की तरफ देखता है और बड़ा होने से रेजिस्ट करता है। As Jung wrote, when a man is caught in his mother complex, there's a tendency to live regressively, always looking back and wanting to remain a child. ऐसे इंसान को अपनी खुद की जिंदगी की राह बनाने से भी डर लगता है। वो इनडिसाइसिव, इनसिक्योर और वीक फील करता है जब तक माँ का सेफ्टी नेट है। So, he keeps running back to that comfort. जब भी ज़रा मुश्किल हुई लाइफ में, तुरंत पेरेंट्स के पास हेल्प के लिए पहुंच जाएगा या वापस घर आ जाएगा। इस तरह का मदर कॉम्प्लेक्स एक डिवाउरिंग मदर सिनेरियो बन जाता है जिसमें माँ भी ओवर प्रोटेक्टिव होती है और बेटा भी खुश है कि उससे ग्रोन अप डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं। रिजल्ट, रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस फेस करने की उनकी एबिलिटी डेवलप ही नहीं होती। वॉन फ्रंज ने लिखा है कि अगर बच्चे को बहुत देर तक प्रोटेक्टिव कोकून में रखेंगे तो जब वो बाहर निकलेगा तो लाइफ की ट्रायल से भागकर वापस माँ की वोम्ब की तरह कंफर्ट ढूंढेगा। यही होता है कि काफी पुअर मैन unconsciously temptation to return to the womb experience करते हैं। They just want that no consequence childhood back. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है। क्योंकि माँ ने हमेशा हर प्रॉब्लम सॉल्व की, ये आदमी अपनी पार्टनर से भी वही एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो उसका ध्यान बिल्कुल एक माँ की तरह रखेगी। He starts seeking a magical woman who will give him this sense of eternal childhood and take care of him. Obviously, कोई भी रियल पार्टनर इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकती। She will eventually want him to step up. And जब यह डिमांड आती है कि be a grown man, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो या तो रिश्ता टूट जाता है या बंदा और ज्यादा विथड्रॉ कर लेता है। ये सारे साइंस को देखकर शायद आपको अपने आसपास के कोई लोग या मूवी कैरेक्टर्स याद आ रहे हों। बॉलीवुड की बात करें तो वेक अप सिड मूवी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सिड एक रिच स्पॉइल्ड किड है जो ग्रेजुएशन के बाद बस मजे करना चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है until reality hits. Eventually he learns काम करना, अपना बिल्स पे करना, इंडिपेंडेंट होना। बट रियल लाइफ में हर किसी को ऐसी फिल्मी रियलाइजेशन टाइम पे नहीं होती। वेस्टर्न पॉप कल्चर में देखें तो द 40-year-old वर्जिन जैसी मूवीज या स्टेप ब्रदर्स जिसमें दो मिडिल एज्ड गाइज स्टिल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, इन सब में इस फिनोमिनन को कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया है। फ्रेंड्स शो का जोई कैरेक्टर भी कुछ हद तक मन चाइल्ड ट्रेट्स दिखाता है। कमिटमेंट इश्यूज, हमेशा फन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में निल। इवन बार्नी स्टिनसन फ्रॉम हाउ आई मेट योर मदर 30s में है बट सूट्स और फ्लर्टिंग के अलावा लाइफ का कोई स्टेबल गोल नहीं, अंटिल एंड जब थोड़ा ग्रो अप होता है। सोशल मीडिया कल्चर ने भी कुछ हद तक इसको बढ़ावा दिया है। आजकल इंस्टाग्राम पे देख लो, हर कोई अपने लाइफ की हाईलाइट रील दिखाता है, फुल ऑन लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ये देख के भी कई लोगों को लगता है कि बस मस्ती और एडवेंचर ही लाइफ का पर्पस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूटीन आर अनकूल। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी इनको काम वाम सेटल होने नहीं देता। डर रहता है कि कहीं मैं एक ही जॉब या एक ही रिलेशनशिप में बंध गया तो बाहर जो पॉसिबिलिटीज हैं उनसे वंचित रह जाऊंगा। सो दे कीप हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर।
never committing to any path, hoping there's always something better around the corner. अब बात करते हैं the psychology behind the man child, why they never grow up. अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन साइकोलॉजिकल वजहों से कोई आदमी इस तरह फंसे रह जाता है एडोलेसेंस में। इस बिहेवियर के पीछे कुछ गहरी वजह होती हैं, जिसमें पहली है फियर ऑफ फेलियर एंड पेन। कई पुअर्स को अंदर अंदर ये पता होता है कि अगर वो किसी चीज में फुली इन्वेस्ट हो गए, चाहे करियर हो या प्यार, तो एंड में या तो फेलियर का रिस्क है या फिर लॉस का दर्द होगा। दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ लाइफ ट्रांजिएंस। हर चीज एंड होती है, रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं, लोग मर जाते हैं, तो ये लोग अपने आप को पूरी तरह किसी एक्सपीरियंस में डालते ही नहीं। द पुअर इज ऑलवेज गेटिंग रेडी टू से गुड बाय, फॉन फ्रांस लिखती हैं। पहले से ही ये एंटिसिपेट द डिसअपॉइंटमेंट कर लेते हैं, ताकि बाद में जब एंड हो तो ज्यादा दुख ना हो। एक मैन चाइल्ड रिलेशनशिप में हमेशा एक कदम दूर रखेगा, मन ही मन सोचता रहेगा कि ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। इससे होता यह है कि अपने ही बिलीफ को सच कर देते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब दिल से इन्वॉल्व होंगे ही नहीं तो रिश्ते टूटने ही हैं, और फिर ये बोलेंगे, देखा मैं कह रहा था ना, एंड होना ही था। ये पेन अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी एक्चुअली उनको रिफ्यूजल टू लिव मोड में डाल देती है। जिंदा तो हैं पर जी नहीं रहे, एक डिस्टेंस बना के रखा है हर एक्सपीरियंस से। दूसरी वजह है स्पेशल डिल्यूजन एंड ग्रैंडियोसिटी। बहुत से इटर्नल बॉयज को अंदर ही अंदर लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं, उनकी डेस्टिनी यूनिक है। ये थोड़ा नार्सिसिस्टिक साउंडिंग है, पर अक्सर ये फीलिंग उनकी अपब्रिंगिंग से आती है। अगर उनको बचपन में एक्सेसिव प्रेज मिला, यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस टाइप। रिजल्ट, इन्हें नॉर्मल मुंदने लाइफ की चीजें करना beneath them लगता है। डैरल शार्प लिखते हैं, पार्ट ऑफ पुअर साइकोलॉजी इज द फीलिंग ऑफ बीइंग स्पेशल, ऑफ हैविंग अ यूनिक डेस्टिनी। जब आपको लगता है कि आप एकदम स्पेशल हो, तो रोजमर्रा की जॉब के लिए एनर्जी लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो जिस काम के लिए मैं बना हूं उसके मुकाबले ये डेली ग्राइंड कितनी मुंदने हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी को लगता है मैं नेक्स्ट इलॉन मस्क हूं, तो शायद वो एंट्री लेवल जॉब या छोटी शुरुआत को कीमत नहीं देगा। इन्फ्लेशन ऑफ ईगो हो जाती है यहां। फिर बंदा अपना टाइम बड़ी बड़ी फैंटेसियों में निकाल सकता है, जैसे स्टार्टअप आइडियाज सिर्फ दिमाग में ही चल रहे हैं, या फिल्मी सपने की एक दिन लॉटरी जीत जाएगा। इनफैक्ट काफी पुअर्स लाइफ को लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं। सोचते हैं एक दिन कोई बड़ा जैकपॉट लगेगा जो उनकी स्पेशल डेस्टिनी को फुलफिल करेगा। दे माइट एक्चुअली बाय लॉटो टिकट्स, दो रिस्की स्टॉक ट्रेडिंग विदाउट ग्राउंड वर्क, या बस इंतजार करते हैं कि एक दिन अचानक से अपॉर्चुनिटी गिरेगी आसमान से। मीनवाइल जो रियल मेहनत या प्रोसेस चाहिए अपने गोल्स पाने के लिए, उसे ये बचते रहते हैं। Years can pass in this waiting for destiny, and life slips away while they are crossing their fingers for some miracle. तीसरी वजह है escapism and addictions. रियलिटी से अगर कोई भाग रहा है तो कहीं तो जाएगा, सो ये लॉग फैंटेसी वर्ल्ड्स क्रिएट करते हैं या उनमें शरण ले लेते हैं। ये एस्केपिज्म अलग अलग फॉर्म्स में दिखता है। वीडियो गेम एडिक्शन, एंडलेस बिंज वॉचिंग, सब्सटेंस यूज, सोशल मीडिया पे अपनी एक क्यूरेटेड ऑल्टरनेट लाइफ मेंटेन करना। इटर्नलाइज्ड ने ब्लॉग में लिखा था, सच अ पर्सन इज मिसिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। He compensates by pursuing ecstatic highs in drugs, alcohol, sex, sports और daredevil escapades. ये चीजें उसके अंदर जो डिप्रेशन और फ्रैगमेंटेशन का फीलिंग है, उसको टेम्परेरली भूला देती हैं, एक इल्यूजरी सेल्फहुड देती हैं। मतलब अंदर खोखलापन है, खुद को जानते नहीं, तो एक्सट्रीम्स में जाकर अपने आप को फील करने की कोशिश करते हैं। Thrill chasing becomes a way to avoid sitting with their uncomfortable emotions. For instance, एक मेन चाइल्ड शायद हर वीकेंड क्लबिंग और पार्टिंग करता मिलेगा, क्योंकि जब तनहा घर पे बैठेंगे तो उन्हें अपनी लाइफ की स्टैग्नेशन या वॉइड फील होने लगेगी। सो दे कीप रनिंग chaos और थ्रिल एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द इनर वॉइड। चौथी वजह है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यानी ओवर प्रोटेक्शन। मॉडर्न जमाने में एक और रीजन आइडेंटिफाई किया जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, जैब पेरेंट्स। बच्चों को किसी भी तकलीफ से रूबरू नहीं होने देते, उनके हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, हर डिसीजन स्पून फीड करते हैं, तो वो बच्चा इंडिपेंडेंस का लेसन सीख ही नहीं पाता। इट्स लाइक द किड नेवर लर्न्स टू वॉक ऑन हिज ओन बिकॉज पेरेंट्स हमेशा गोदी उठाए रहते हैं। जुंगियन कॉन्फ्रेरी के आर्टिकल में मेंशन है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कैन रिजल्ट इन द पुअर एटर्नस शैडो इन यूथ, क्योंकि बच्चा ट्रांजिशन ही नहीं कर पाता एडोलेसेंस से एडल्टहुड में।
आजकल ये काफी दिखता है। प्रिविलेज्ड अर्बन फैमिलीज में 25 से 30 साल के किड्स अभी भी पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। पेरेंट्स के पैसे पे जिंदगी चल रही है, डिसीजंस भी पेरेंट्स या फैमिली ही ले रही है। तो ऑब्वियसली वाई ग्रो अप? एक तरफ से देखोगे तो फॉल्ट उन बच्चों का भी नहीं पूरा, उन्हें मौका ही नहीं मिला रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस करने का। बट दूसरी तरफ ये ओवर पेरेंटिंग उनकी ग्रोथ को स्टंट कर रही है। 5वीं वजह है अनकॉन्शियस फियर ऑफ मोर्टेलिटी। साइको एनालिसिस ये बोलती है कि कुछ लोग बड़े होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि बड़े होने का मतलब है बुढ़ापे की ओर बढ़ना एंड एंड के करीब आना। इट साउंड स्ट्रेंज बट अनकॉन्शियसली स्टेइंग अ बॉय फील्स लाइक स्टेइंग फर्दर अवे फ्रॉम डेथ। जुंग कहते हैं एक इटर्नल यूथ को जब जिंदगी में उतारना पड़ता है तब उसको अपनी मॉर्टेलिटी रियलाइज करनी पड़ती है। एडल्टहुड ब्रिंग्स अवेयरनेस दैट टाइम इज लिमिटेड। बचपन में हम सबको लगता था हम हमेशा जिएंगे, बड़े होते ही रियलाइजेशन होती है कि लाइफ फ्रेजाइल है। कई पुअर इंडिविजुअल्स इस रियलाइजेशन से इतने डरते हैं कि वो लो रिफ्यूज टू लीव पैराडाइज। दे मेंटली लिंगर इन अ चाइल्डहुड पैराडाइज जहां डेथ, डिके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इस एंगल से देखें तो एक तरह से रिफ्यूजल टू ग्रो अप इज अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट वंस मॉर्टेलिटी एंड ह्यूमन लिमिटेशंस। दे वांट टू बी पीटर पैन क्योंकि नेवरलैंड में कोई मरते नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होता। इन सब साइकोलॉजिकल रूट्स का रिजल्ट ये है कि यह आदमी अपनी खुद की ग्रोथ को सबोटाज कर देता है। एंड शॉर्ट टर्म में उन्हें लग सकता है लाइफ मस्त चल रही है, पर आगे जाके इसका बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ता है, खुद उनको भी और आसपास वालों को भी। अगले कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस मैन चाइल्ड बिहेवियर ऑन रियल लाइफ आउटकम्स। इम्पैक्ट ऑन रियल लाइफ: ब्रोकन रिलेशनशिप्स, लॉस्ट पोटेंशियल, मेंटल टोल। ये पुअर एटर्नस आर्केटाइप सुनने में तो काफी मिथिकल लगता है, पर इसका असर बिल्कुल रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जब एक आदमी हमेशा बच्चा बन के रहना चूज करता है तो नेचुरली कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला है फेल्ड और स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद एक पार्टनर को रियलाइज होता है कि इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता फॉर सीरियस मैटर्स। रिलेशनशिप्स रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, बिल्स भरने से लेकर इमोशनल सपोर्ट तक। बट अ मैन चाइल्ड विल शर्क ड्यूटीज, चाहे हाउसवर्क हो, फाइनेंसेस हैंडल करना हो या रिलेशनशिप में इमोशनल लेबर हो, वो सब अवॉइड करेगा। द पार्टनर, ऑफ्टन फीमेल इन हेटेरो केसेस, ends up feeling like his caretaker rather than equal partner. Over time, resentment build up होता है। कॉमन सिनेरियो यह है कि ऐसी रिलेशनशिप्स या तो ब्रेक हो जाती हैं, द वुमन लीव्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या फिर एक टॉक्सिक पेरेंट चाइल्ड डायनामिक चलने लगती है जहां एक तरफ नाराजगी है और दूसरी तरफ एस्केपिज्म। दोनों ही अनहेल्थी आउटकम्स हैं। मैरिज तक बात पहुंचती ही नहीं अक्सर, बिकॉज आइदर ही नेवर प्रपोजेस, कमिटमेंट फोबिया, और इवन इफ दे मैरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफिडेलिटी भी हो सकती है। कभी कभी ये लोग अफेयर या फ्लिंग्स में एंगेज हो जाते हैं क्योंकि वो नया एक्साइटमेंट देती हैं बिना जिम्मेदारी के। अल्टीमेटली डीप कनेक्शन और कंपेनियनशिप इनकी लाइफ से गायब हो सकती है क्योंकि दे नेवर इन्वेस्टेड एफर्ट टू बिल्ड समथिंग लॉन्ग लास्टिंग। दूसरा है करियर कंफ्यूजन एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। मेन चाइल्ड पर्सोना का डायरेक्ट इफेक्ट इनकी करियर ट्रेजेक्टरी पे पड़ता है। ये लोग या तो अनस्टेबल करियर्स रखते हैं या अंडर अचीव करते हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से। जिसे अर्लियर हमने बोला, जो काम मिला वो उनको सूट नहीं किया, जो सूट किया वो मिला नहीं, इस टाइप के एक्सक्यूजेस चलते रहते हैं। दे माइट फ्रीक्वेंटली जॉब हॉप, क्विटिंग व्हेनेवर द वर्क गेट्स चैलेंजिंग और बोरिंग। इटर्नलाइज्ड ने लिखा है, द पुअर ट्राइज वेरियस डिफरेंट जॉब्स बट नेवर स्टिक्स टू वन एंड क्विट्स व्हेन इट बिकम्स टू बोरिंग। While he can work, he finds it a chore. He knows everything goes wrong because he is lazy, but he cannot want not to be lazy, so he remains in depression. यानी काम करने की कैपेबिलिटी है पर मन नहीं करता, एंड ये अपनी इस वीकनेस को भी जानते हैं, फिर उस गिल्ट से और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होती, फाइनेंशियली दे ऑफ्टन डिपेंड ऑन फैमिली और अदर्स लॉन्गर देन यूजुअल। बाय मिड-30s जब उनके पीयर्स अपने करियर्स में सेटल हो रहे होते हैं, ये अभी भी फिगर आउट कर रहे होते हैं कि करना क्या है। किसी को कोई भी जॉब मीनिंगलेस लगने लगती है एंड दे फील लाइफ हैज नो पर्पस बिकॉज दे हैवंट फाउंड द परफेक्ट पैशन दैट इंस्टेंटली मेक्स देम सक्सेसफुल। दिस कैन लीड टू क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन। प्लस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनके कॉन्फिडेंस को और हिट करती है। फिर ये और एस्केपिज्म करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, सैलरी कम है सो वीकेंड में और ज्यादा दारू पार्टी टू फॉरगेट वोज, फिर सेविंग्स और कम, एटसेट्रा। तीसरा है अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। शायद यह सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात है। बाहर से देखो तो काफी इनमें टैलेंट या इंटेलिजेंस हो सकती है, इनके इनर रिचेस बहुत हैं, आइडियाज, इमेजिनेशन, पैशंस, पर वो कभी रियलाइज ही नहीं होती। जिसे वॉन फ्रंस ने कहा, सच अ पर्सन हैज ट्रेमेंडस वेल्थ एंड कैपेसिटी बट नो मीन्स ऑफ रियलाइजेशन, फैंटेसीज फुल ऑफ अनलिव्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो कॉलेज में ब्रिलियंट राइटर था, सबको लगा यह तो नॉवेलिस्ट बनेगा, लेकिन आज 10 साल बाद देखा तो पता चला एक भी बुक कंप्लीट नहीं की, बस कैफे में बैठ के आइडियाज ही डिस्कस करता रहा। इट्स ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस, नेवर फिनिश्ड। ऐसे ही कोई म्यूजिशियन है तो बेडरूम में गाने कंपोज तो किए पर कभी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि परफेक्ट नहीं था या हिम्मत नहीं हुई रिस्क लेने की। दिस मीन्स सोसाइटी भी एक अच्छा कंट्रीब्यूटर खो देती है एंड खुद उस बंदे का जो सेल्फ एस्टीम है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। अंदर से एक फीलिंग आती है, आई वेस्टेड माई लाइफ, या आई एम केपेबल ऑफ सो मच मोर बट आई कांट गेट माई सेल्फ टू डू इट। ये काफी डिप्रेसिव रियलाइजेशन होती है। चौथा है मेंटल हेल्थ टोल, डिप्रेशन, एनजीओ, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आदमी की उम्र बढ़ रही है पर लाइफ वैसी ही अटकी हुई है तो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ना लाजमी है। काफी पुअर्स को एंजाइटी डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन होने लगता है 30s के आसपास। जैसे इटर्नलाइज्ड में मेंशन था, इनको आइडेंटिटी का इश्यू होने लगता है। हु एम आई, वेयर एम आई गोइंग, कुछ ऐसा वाला कंफ्यूजन। दे फील अ सेंस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, वर्थलेसनेस, क्योंकि सोसाइटी का क्लॉक टिक कर रहा है बट इनकी अचीवमेंट्स कुछ खास नहीं। सोशल कंपैरिजन से और स्ट्रेस बढ़ता है। स्कूल कॉलेज के दोस्त आगे निकल गए, इनके प्रमोशंस हो गए, बच्चे हो गए, और ये अभी तक फिगर आउट ही कर रहे हैं। ये सोच सोच के और सेल्फ एस्टीम गिर सकती है। डिप्रेशन इज कॉमन, जहां बंदा होपलेस या नम फील करने लगता है। कई बार ये लोग अपने आप को भी रैशनलाइज करते रहते थे, आई एम एंजॉइंग फ्रीडम, आई एम नॉट टाइड डाउन लाइक अदर्स। बट रात को अकेला बैठे जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मुझे यही चाहिए था? मेरी लाइफ का मतलब क्या है? ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये मिड लाइफ क्राइसिस से अर्ली आ सकता है इन लोगों को, या फिर मिड लाइफ तक पोस्टपोन करते हैं प्रॉब्लम्स को, पर जैसे ही 40 की उम्र अप्रोच करती है, अ सडन साइकोलॉजिकल क्राइसिस हिट कर सकता है। जुंग लिखते हैं कि अगर कोई युवा बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो कभी कभी अनकॉन्शियस अपनी डिससेटिस्फैक्शन अपेरेंट कर देता है एक क्राइसिस के थ्रू। ये क्राइसिस कुछ भी हो सकता है, सिवियर डिप्रेशन एपिसोड, पैनिक अटैक्स, या कोई बड़ा सेटबैक जो उसको हिला के रख दे। अगर ऐसा झटका ना लगे तो इंसान स्टक एंड शैलो ही रह जाता है पूरी जिंदगी। एक और चीज है, कई बार ये लोग आउटवर्डली बहुत चिल और हैप्पी गो लकी दिखते हैं, पर अंदर अंदर काफी गिल्ट और शेम भी रहती है। जब इनसे मिलो तो मजाक उड़ा के कहेंगे, यार मैं तो अब तक सेटल नहीं हुआ, हाँ, बट दैट जोक में हाइड रियल एम्बैरेसमेंट। स्पेशली अपने पेरेंट्स के सामने या सक्सेसफुल फ्रेंड्स के सामने दे फील लाइक दे आर फेलिंग एक्सपेक्टेशंस। सेल्फ वर्थ काफी लो हो सकता है, जो फिर उनके बिहेवियर को और वर्सन करता है, लाइक एस्केपिज्म इनटू मोर ड्रिंकिंग और ड्रग्स टू एस्केप दैट फीलिंग। तो ये मैन चाइल्ड सिंड्रोम एक इंडिविजुअल के पर्सनल ग्रोथ को फ्रीज कर देता है और उसके आसपास के लोगों के लिए भी फ्रस्ट्रेशन और दुख का कारण बन सकता है। बट पिक्चर अभी बाकी है। हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। जैसा हमने कहा, पुअर आर्केटाइप की पॉजिटिव साइड भी है, और ये जरूरी है कि हम उस पॉजिटिव को न भूल के उसको बैलेंस कैसे करना है वो समझें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस इटर्नल बॉय के अंदर क्या अच्छी बातें छुपी हैं, और फिर कैसे एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को इंटीग्रेट करके मैच्योर हो सकता है विदाउट लूजिंग हिज स्पार्क। द ब्राइट साइड ऑफ द इटर्नल बॉय, क्रिएटिविटी, पैशन, आइडियलिज्म। इतना सब नेगेटिव सुन के लग सकता है कि ये पुअर इटर्नस होना बस बुरा ही बुरा है, लेकिन एज जुंग एम्फसाइज्ड, हर आर्केटाइप की पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती हैं। अगर ये इटर्नल बॉय एनर्जी को थोड़ा डिसिप्लिन के साथ हार्नेस किया जाए तो काफी क्रिएटिव पोटेंशियल अनलीश हो सकता है। सो व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेट्स जो इन मेन चिल्ड्रन में पाए जाते हैं? फर्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इन लोगों का इनर चाइल्ड जिंदा होता है, जिसकी वजह से ये इमेजिनेटिव और क्रिएटिव हो सकते हैं। They haven't completely conformed to the boring routines of adult life, तो उनकी सोच थोड़ी हटके हो सकती है। जैसे एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जो बंदा थोड़ा मेन चाइल्ड टाइप है,
शायद वो ही है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग में वाइल्ड क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता होगा, क्योंकि उसका दिमाग कंस्ट्रेंट से इतना बंधा हुआ नहीं। Many great artists, musicians, innovators have a streak of the eternal youth in them. एक childlike curiosity और ability to dream big. इनका जो आइडियलिज्म है, एक परफेक्ट वर्ल्ड या परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का सपना, अगर थोड़ा रियलिटी के साथ बैलेंस हो जाए तो ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये लोग स्टेटस क्वो को चैलेंज करने का हिम्मत रखते हैं। They haven't been jaded or made cynical by life's hardships as much. For example, एक आइडियलिस्टिक मेन चाइल्ड सोच सकता है, Why can't life be all play and passion? अब ऑफ कोर्स लिटरली तो नहीं हो सकती, लेकिन मे बी वो कोई ऐसी फील्ड चूज करे जहां काम काफी प्लेफुल हो, लाइक गेम डिजाइन और क्रिएटिव आर्ट्स, जहां उसका इनर बच्चा एक एसेट बन जाए। दूसरा है enthusiasm and zest for life. अक्सर ये लोग बहुत enthusiastic होते हैं जब मोटिवेटेड फील करें तो। They can be spontaneous, fun-loving, humorous, bringing laughter to others. उनकी प्रेजेंस से दूसरे का दिन ब्राइट हो सकता है, क्योंकि they exude a youthful energy. Think of that friend जो हमेशा impromptu रोड ट्रिप प्लान करता है, या रात 2 बजे आइसक्रीम खाने ले चलता है। That craziness can create memorable moments. ये क्वालिटीज एक बैलेंस में रहें तो इंसान को ओवरली सीरियस होने से बचाती हैं। एडल्ट्स ऑफ्टन भूल जाते हैं एंजॉय करना। ये इटर्नल बॉयज हमें याद दिला सकते हैं कि कभी कभी जिंदगी में थोड़ा बचपना भी जरूरी है। तीसरा है होप एंड ऑप्टिमिज्म। पूर का पॉजिटिव एस्पेक्ट एक होप फॉर द फ्यूचर भी है, बिकॉज दे आइडियलाइज यूथ, दे टेंड टू बिलीव इन एंडलेस पॉसिबिलिटीज। जब सिचुएशन बुरी भी हो जाए, एक पूरिश पर्सन कभी कहता मिल जाएगा, अरे ऑल गुड यार, कुछ जुगाड़ कर लेंगे, there's always tomorrow. That optimism, in moderation, helps tackling life's challenges without losing spirit. In times of crisis, a person with this archetype might uplift others by saying, "Don't worry, let's imagine a better outcome." चौथा है playfulness and innovation. जहां disciplined लोग एक ही तरीके से काम करते हैं, ये playful mindset वाला बंदा out of the box solutions ला सकता है, because he isn't afraid to break rules. Actually afraid to make rules. Sometimes that means he can question outdated norms. For instance, corporate culture में जब सब एक ही फॉर्मल तरीके से मीटिंग करते आ रहे हैं, ये बंदा शायद बोले, Let's do a standing meeting with a football to pass around, ताकि सब एक्टिव रहें। अजीब लग सकता है, but who knows, maybe productivity बढ़ जाए। यानी the child in us is the father of invention, if combined with some adult execution. Of course, ये सारे पॉजिटिव्स तभी काम के हैं जब इन्हें बैलेंस किया जाए एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। अगर एक इंसान सिर्फ क्रिएटिव ही रह गया बिना एग्जीक्यूशन के, या सिर्फ होपफुल ही बना रहा बिना प्लान के, तो फिर से प्रॉब्लम बन जाएगी। सो द रियल की इज इंटीग्रेटिंग द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ द पुअर while shedding the negative immaturity. As Jung said, the crucial step is he must drive out his devils, but be careful not to also drive out his angels. मतलब अपने अंदर के बुरे हैबिट्स को तो भगाना है, पर साथ ही अपने अच्छे चाइल्ड लाइक गिफ्ट्स को भी मार नहीं देना। दोनों के बीच एक बैलेंस पाना है। कई लोग जिनमें यह टेंडेंसी होती है, वो एक्चुअली लाइफ के किसी पॉइंट पे अपने आप सुधर जाते हैं जब उनको पर्पस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, some men who avoid responsibilities suddenly transform when they become fathers, because एकदम से उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिलती है जो उनके दिल के करीब है अपने बच्चे के लिए, तो फिर वो अपने इनर बच्चे को भी यूज करते हैं बच्चे के साथ खेलने में, लेकिन साथ साथ अडल्ट पेरेंट भी बन जाते हैं जब सिचुएशन डिमांड करती है। ऐसे ही कोई अपने पैशन को करियर बना ले तो वहां अपना बचपना क्रिएटिविटी में डाल सकता है और डेडलाइंस भी मीट कर सकता है क्योंकि दिल से काम कर रहा है। इन शॉर्ट, पोरेटर्नस की पॉजिटिव एनर्जी को अगर एक स्ट्रक्चर मिल जाए तो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा, थ्रू वर्क द पुअर में एक्चुअली बिकम एक्सेप्शनल इन रियलिटी, नॉट जस्ट इन फैंटेसी। जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही परफेक्ट जॉब मिले। इट डजंट मैटर इफ वन हैज नो आइडिया विच जॉब इज द राइट वन। वन हैज टू स्टिक विद एनी काइंड ऑफ जॉब एंड इमर्स वन सेल्फ इन द आउटर वर्ल्ड। यह डिसिप्लिन जब आ जाता है तो धीरे धीरे वो हिडन इंथुजियाज्म का भंडार भी खुलने लगता है जो अनकॉन्शियस में छुप के बैठा था। रिसर्चर्स कहते हैं हम सबके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जो तब तक छुपी रहती है जब तक हम अपने इटर्नल यूथ आर्किटाइप को कॉन्शियसली इंटीग्रेट नहीं करते। वंस यू स्टार्ट बैलेंसिंग फैंटेसी विद रियलिटी, काम में भी मजा आने लगता है और जो बचपन की एनर्जी है वो काम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। सो यस,
The eternal boy isn't all bad. He's just a kid who needs some guidance and limits. जैसा एक कहावत है, हर बड़े आदमी में एक बच्चा होता है. And actually, क्रिएटिविटी और जॉय उसी से आती है. बट सिर्फ बच्चा ही रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है. अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ग्रोइंग अप की जर्नी की, यानी इंडिविजुएशन और शैडो को फेस करने की प्रोसेस, जिसके थ्रू एक मेन चाइल्ड मैच्योरिटी की तरफ बढ़ सकता है बिना अपनी स्पार्क खोए. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, निकले कैसे इस नेवरलैंड से? इफ यू और समवन यू नो आइडेंटिफाइज विद बीइंग स्टक इन द मैन चाइल्ड रट, तो ग्रोथ पॉसिबल है. जुंगियन साइकोलॉजी हमें यह समझाती है कि एडल्टहुड एक जर्नी है कॉल्ड इंडिविजुएशन. अपने आप को जानने और पूरा बनने की यह प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती है. इंडिविजुएशन का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने लाइफ की मीनिंग और पर्पस डिस्कवर करके जो सच में हो वो बन जाना. इट इज एसेंशियली बिकमिंग अ होल बैलेंस्ड इंडिविजुअल बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ योर साइकी, अपने कॉन्शियस सेल्फ के साथ अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स जैसे शैडो, एनिमा आदि को मिला लेना. फॉर अ पुअर एटर्नस टाइप पर्सन, इंडिविजुएशन का रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट्स ट्रूली रिवॉर्डिंग. यहां कुछ स्टेप्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू इटर्नल बॉय से एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की जर्नी शुरू की जा सकती है. पहला स्टेप है कन्फ्रंटिंग द शैडो. जुंग हमेशा कहते थे कि शैडो वर्क करना बहुत जरूरी है. शैडो हमारे पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसे हम छुपाते हैं, रिप्रेस करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते. ऑफ्टन इट्स मेड अप ऑफ क्वालिटीज वी कंसिडर नेगेटिव और शेमफुल. जैसे एक पुअर के केस में लेजीनेस, फियर, इनसिक्योरिटी, इनएडिक्वेसी का फीलिंग, ये सब उसकी शैडो का पार्ट है, क्योंकि वो कॉन्शियसली इनको मानने से कतराता है. अपने आप को हमेशा कूल, यंग, हैप्पी गो लकी दिखाने के चक्कर में उसने अपनी फियर ऑफ फेलियर, गिल्ट आदि को दबा दिया है. पर वो चीजें गायब नहीं हुई, बस शैडो में चाली गई. शैडो को इंटीग्रेट करने का मतलब है अपनी इन अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्नॉलेज करना और उनको इंप्रूव करने की कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन चाइल्ड कैन स्टार्ट बाय एडमिटिंग, हान, मुझसे गलती हुई कि मैंने करियर को लाइटली लिया. मुझे डर लगता है फेल होने से और इसलिए मैं ट्राई नहीं करता. ये एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेप है. जुंग का कहना था, द शैडो इज दैट हिडन, रिप्रेस्ड पार्ट ऑफ अस विच, इफ नॉट एक्नॉलेज्ड, कॉजेज प्रॉब्लम्स. जब हम अपने शैडो एलिमेंट्स को देख लेते हैं सीधी नजर से, तब हम उन पे काम कर सकते हैं. मे बी यू रियलाइज यू हैव अ हैबिट ऑफ रनिंग अवे. नेक्स्ट टाइम कॉन्शियसली यूल रेजिस्ट दैट इम्पल्स. शैडो कन्फ्रंटिंग में थेरेपी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एक थेरेपिस्ट आपको बिना जज किए आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाने में मदद करता है. बिकमिंग सेल्फ अवेयर ऑफ वंस फ्लॉज इज पेनफुल, बट इट्स द ओनली वे आउट ऑफ नेवरलैंड. जैसे कहते हैं, नाम लेके भूत उतारा जाता है, वैसे ही अपने डीमंस को पहचानो तो ही भगा सकते हो. दूसरा स्टेप है ब्रेकिंग द मदर कॉम्प्लेक्स. अगर मदर कॉम्प्लेक्स या पेरेंटल ओवर डिपेंडेंस इश्यू है तो उसे निकलना बहुत क्रूशल है. दिस माइट लिटरली मीन फिजिकली अलग होना, फाइनली घर से निकल के खुद का सेटअप बनाना, कटिंग द एप्रन स्ट्रिंग्स एज दे से. शुरुआत में बहुत डिस्कंफर्ट होगा, बट इट्स लाइक डिटॉक्स. या फिर बाउंड्रीज सेट करना विद पेरेंट्स इफ लिविंग टुगेदर, taking up responsibilities at home, not letting them baby you. जुंगियन एनालिस्ट्स कहते हैं कभी कभी कलेक्टिव में मर्ज होना मदर कॉम्प्लेक्स का क्यूर होता है. मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी को थोड़ी देर साइड रख के समूह का पार्ट बनो, जैसे मिलिट्री ज्वाइन कर लिया या एक टीम स्पोर्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट जहां तुम एक सोल्जर हो, नॉट मामा's प्रिंस. When a young man throws himself among equals, एक ट्राइब का हिस्सा बनता है, तो धीरे धीरे मां से जो अलग आइडेंटिटी बनाने का डर है वो कम होता है. He learns to fend for himself and also to rely on peers instead of parents. ये पहला स्टेप है. उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि भीड़ में घुल मिलकर कहीं अपना असली सेल्फ खो ना दे. इट्स अ बैलेंस. अपनी फेक स्पेशलनेस को सैक्रिफाइस करो. तुम यूनिक हो, ये जो इन्फ्लेटेड आइडिया है उसे एक बार के लिए हटाओ, पर अपनी रियल इंडिविजुअलिटी को क्राउड में गुम मत होने दो. इसके लिए टाइम टू टाइम सॉलिट्यूड भी चाहिए. आखिर इंडिविजुएशन का मतलब है अपनी खुद की पहचान बनाना. नीत्शे ने एक अच्छी लाइन कही थी, जब मैं भीड़ में होता हूं मैं वैसा सोचता हूं जैसा भीड़ सोचती है. कुछ समय बाद मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे छीन लिया. फिर मुझे वीराने की जरूरत पड़ती है ताकि मैं फिर से खुद को पा सकूं. अपने आप को कलेक्टिव्स में डालो, नए एक्सपीरियंसेस लो, बट खुद के साथ टाइम स्पेंड करके ये इवैल्यूएट भी करते रहो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए.
यही प्रोसेस ग्रेजुअली एक डिपेंडेंट बॉय को इंडिपेंडेंट मैन बनाता है। तीसरा स्टेप है डेवलपिंग द एनिमा। जुंग कहते थे हर आदमी के अंदर एक एनिमा होती है, यानी उसकी फेमिनिन साइड जो इमोशंस, वल्नरेबिलिटी और रिलेटेडनेस रिप्रेजेंट करती है। पुअर ऑफ्टन अपनी एनिमा से अनकॉन्शियसली गाइडेड होता है। जैसे मदर कॉम्प्लेक्स में हमने देखा, वो अपनी आइडियल फेमिनिन की प्रोजेक्शन बाहर ढूंढ रहा है। इससे निकलने के लिए उसको अपनी एनिमा को कॉन्शियसली जानना समझना पड़ेगा। दैट मीन्स डेवलपिंग एम्पैथी, इमोशनल अवेयरनेस और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। मूड स्विंग्स और इंपल्सिविटी को कंट्रोल करना भी पार्ट ऑफ एनिमा इंटीग्रेशन है, क्योंकि जब एनिमा अनकॉन्शियस होती है तो आदमी कभी रूथलेस और मूडी हो सकता है अननेसेसरीली। इंस्टेड अगर वो अपने आप से पूछे What am I truly feeling? Why am I feeling this? तो धीरे धीरे इमोशनल मैच्योरिटी आएगी। एनिमा इंटीग्रेट करने से एक बड़ा फायदा यह होगा कि ही वोंट सीक हिज सोल एंटायरली इन एन एक्सटर्नल वुमन। उसको समझ आएगा कि जो नर्चरिंग, केयर, वार्मथ वो ढूंढ रहा था बाहर, वो कुछ हद तक खुद के अंदर भी पैदा की जा सकती है। ही कैन लर्न सेल्फ केयर, मैनेज हिज ओन इमोशंस इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग अ फीमेल पार्टनर टू हैंडल हिम। इससे रिलेशनशिप्स भी हेल्थियर होंगी, क्योंकि वो पार्टनर को एक रियल इंसान की तरह देख पाएगा, न कि अपने सपनों की मां या मूसे की तरह। एज एन एग्जाम्पल, जुंग ने ऑब्जर्व किया था कि अगर एनिमा नेगेटिवली ऑपरेट करे तो आदमी को इरेस्पॉन्सिबल और लेजी बना सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव एनिमा एक्टिव हो तो वहीं आदमी ज्यादा कंपैशनेट और लविंग बन सकता है। तो अपनी इनर फेमिनिन को एम्ब्रेस करना अल्टीमेटली इस बंदे को जिद्दी बच्चे से एम्पैथेटिक अडल्ट बनने में हेल्प करेगा। चौथा स्टेप है एक्सेप्टिंग लिमिटेशंस एंड बिल्डिंग डिसिप्लिन। यहां एक हार्ड ट्रूथ से डील करना पड़ेगा। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आर नॉट सूटेड टू मैन। टू बिकम स्ट्रॉन्ग, अ मैन्स लाइफ नीड्स लिमिटेशंस ऑर्डेन्ड बाय ड्यूटी एंड वॉलंटरली एक्सेप्टेड। यह एंशिएंट आई चिंग में लिखा है, यानी डिसिप्लिन और लिमिट्स कोई जेल नहीं है, बल्कि ग्रोथ के लिए जरूरी है। पुअर को यह बात समझनी होगी कि फ्रीडम का सही मजा लेने के लिए पहले थोड़ी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस जरूरी हैं। अ पैराडॉक्स बट ट्रू। फॉर इंस्टेंस, अगर आप राइटर बनना चाहते हो पर आप किसी स्केड्यूल पे लिखते ही नहीं क्योंकि मूड नहीं है, तो कभी राइटर बनोगे नहीं। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं रोज सुबह 9-10 बजे लिखने बैठूंगा, तभी जाके एक दिन आप ट्रूली फ्री फ्लोइंग अक्लेम्ड ऑथर बन पाओगे। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन पोटेंशियल एंड रियलिटी। वर्क इज नॉट अ डर्टी वर्ड। जुंग ने बोला था एक पुअर के लिए वर्क इज द मोस्ट डिसएग्रीएबल वर्ड, पर उसके बिना चलेगा नहीं। स्टार्ट छोटे से करो, अपने डेली चोर्स लो जिम्मेदारी से। मे बी पहली बार अपना मोबाइल रिचार्ज खुद करो टाइम पे, बिल पेमेंट टाइम से करो बिना लेट फीस के। ये छोटी जीतें जब होने लगती हैं, इनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। रूटीन टॉलरेट करना सीखो। श्योर, रूटीन बोरिंग होती है, बट रिमेंबर इवन द मोस्ट एक्साइटिंग करियर्स हैव सम बोरिंग पार्ट्स। जब वो बोरिंग फेज आए, परसिस्टेंस दिखाने की हैबिट डालो। इनिशियली जोर लगा के करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यहां एक अच्छा टिप जुंग खुद देते हैं अपने एक लेटर में। इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन योर इंडिविजुअल पाथ, जस्ट डू द नेक्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन। डोंट वेस्ट टाइम स्पेकुलेटिंग अबाउट हाउ टू लिव। बस अपने सामने जो इमीडिएट काम है उसको करता जा। ये वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर अप्रोच बहुत काम आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चॉइसेस के सी में दब जाते हैं। ऑफ्टन मेन चिल्ड्रन इतना सोचते हैं कि कौन सा करियर परफेक्ट रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं, कि कुछ करते ही नहीं। इंस्टेड जुंग कहते हैं बस आंख बंद करके अगला एक स्टेप ले लो। जॉब मिला है तो शुरू कर दो, रिलेशनशिप है तो आज एक अच्छा काम करके निभा लो। डोंट ओवरथिंक द होल स्टेयरकेस। बाय डूइंग द नेक्स्ट राइट थिंग, you'll automatically find yourself on a meaningful path as guided by your inner self. It's simple advice but profound, क्योंकि प्लानिंग सिंड्रोम से निकालकर एक्शन मोड में लाता है। नेक्स्ट स्टेप है आंसरिंग द कॉल टू एडवेंचर, हीरोज जर्नी। अमेरिकन मिथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्बल ने हीरोज जर्नी कंसेप्ट दिया था कि कैसे एक हीरो को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एडवेंचर पे जाना होता है, अपने बिगेस्ट फियर्स से लड़ना होता है, तब जाके उसको ट्रेजर मिलता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर वापस आता है। इंटरेस्टिंगली, पुअर एटर्नस जो है वो हीरोज जर्नी का पहला स्टेप ही रिफ्यूज कर देता है। कैम्बल के टर्म में रिफ्यूजल ऑफ द कॉल स्टेज पर ही अटका हुआ है। लाइफ उसको बुलाती है, चलो बढ़े आगे, कुछ करो अपने साथ, पर यह कहता है नो थैंक्स, आई एम गुड हियर इन माई कंफर्ट। पर बिना जर्नी पे निकले न खजाना मिलेगा न ग्रोथ। सो
One has to muster courage and step into the unknown. इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है move to a new city for a job, enroll in that tough course you've been avoiding, commit to your partner fully, या कोई भी चीज जो आपको डराती है पर जिसे आप ग्रो कर सकते हो। अपना एक ड्रैगन आइडेंटिफाई करो, शायद फियर ऑफ फेलियर ही सबसे बड़ा ड्रैगन है, एंड डिसाइड टू फेस इट हेड ऑन। जैसे एक बंदा जो सेटल नहीं हो रहा क्योंकि डर है कहीं मैरिज खराब न निकले, उसके लिए ड्रैगन है फियर ऑफ डिवोर्स में भी। इफ ही कन्फ्रंट्स इट बाय ट्रस्टिंग हिज पार्टनर एंड टेकिंग द लीप, नो गारंटी कि सब परफेक्ट होगा, पर उस करेज से वो बंदा अंदर से इवॉल्व करेगा, कम वट में। Eternalized ने इसको beautifully लिखा, The poor remains in perpetual stagnation because he cannot acquire the insight that comes from a psychological death and rebirth, the death of one's old self and the birth of a new, more capable self. Without that, there's no individuation at all. यानी अपने comfort zone, बच्चे वाले self को थोड़ा मरने दो, तभी नया empowered adult self जन्म लेगा। यही individuation की essence है। Next step है seeking guidance and mentorship. रिमेंबर पीटर पेन के पास भी एक टिंकर बेल थी और बाद में वेंडी, जिन्होंने थोड़ी हेल्प की उसको रियलिटी समझने में। रियल लाइफ में भी मेंटर्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट्स, कोचेस, ये सब रोल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी एक मेन चाइल्ड खुद से नहीं सीख पाता क्योंकि उसके हैबिट्स जाम चुके हैं। एक एक्सटर्नल पुश या रोल मॉडल बहुत फायदा करता है। इफ यू आइडेंटिफाई समवन इन दिस सिचुएशन, encourage them to find a mentor figure, maybe a senior colleague who's chilled but responsible, जिसकी लाइफस्टाइल से वो रिलेट कर सकता है। थेरेपी का तो मैं मेंशन कर ही चुका। जुंगियन थेरेपी स्पेसिफिकली शैडो वर्क और सच आर्किटाइप्स पे फोकस करती है। ग्रुप थेरेपी भी काम आ सकती है क्योंकि जब ये लोग सुनते हैं कि और लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रियलाइजेशन होती है और शेम कम होता है। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंसिंग पुअर विद सेनेक्स। जुंग ने बताया था कि पुअर का एक ऑपोजिट आर्किटाइप होता है, सेनेक्स, लैटिन फॉर ओल्ड मैन, जो डिसिप्लिन, ऑर्डर, स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव है। एक हेल्थी पर्सनैलिटी में पुअर यूथफुल क्रिएटिविटी और सेनेक्स मैच्योरिटी एंड विजडम दोनों का बैलेंस होता है। तो ओवरकमिंग मैन चाइल्ड सिंड्रोम का मतलब यह नहीं कि आप अपने अंदर के बच्चे को पूरा सप्रेस करके एक डल बोरिंग ब्यूरोक्रेट बन जाओ। नहीं, दैट वुड बी स्विंगिंग टू द अदर एक्सट्रीम, जिसे हम सेनेक्स पोजेशन बोल सकते हैं, जहां इंसान ओवरली रिजिड और अनक्रिएटिव हो जाता है। एम ये है कि आप वॉलंटरली थोड़े रिस्ट्रिक्शंस अपना के अपने पुअर को ग्राउंड करो, ताकि फिर आप कॉन्शियसली कभी कभी अपना स्पॉन्टेनियस साइड भी निकाल सको विदाउट सेबोटाजिंग योर लाइफ। डैरल शार्प बोलते हैं कि जब एक पुअर कमिटमेंट करना सीख लेता है तो उसकी पहले वाली स्पॉन्टेनिटी शैडो में चली जाती है, पर फिर उसको कॉन्शियसली कभी कभी वापस लाना जरूरी है, so that he doesn't become an automaton. It's like scheduling your inner child's playtime after finishing your duties. जैसे work hard, play hard, but time पे divide करके। Finally, maturity कोई destination नहीं है जहां एक दिन पहुंच गए तो बस हो गया। It's an ongoing journey. The goal for our eternal boy is not to kill the boy, but to help him grow into a man who still retains the best boyish qualities. Conclusion: growing up without giving up. Your inner child. इस पूरी डिस्कशन का यही सार है कि बैलेंस और सेल्फ अवेयरनेस ही क्योर है। एडल्टहुड का मतलब ये नहीं कि हम अंदर से मर जाएं, बल्कि इसका मतलब है अपने अंदर के चाइल्ड और एडल्ट दोनों को साथ लेके चलना। कार्ल जुंग ने लाइफ के फेजेस को एक दिन के सनराइज सनसेट साइकिल से कंपेयर किया था। यूथ का काम होता है अपने ईगो को डेवलप करना, एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, ये नेचर का पर्पस है। फिर दोपहर के बाद मिड लाइफ ऑनवर्ड्स फोकस शिफ्ट होता है इनर ग्रोथ पे, अपने आप को डीपर लेवल पे जानने पे। इंडिविजुएशन प्रोसेस ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। अगर कोई इंसान सुबह वाले फेस के लॉज दोपहर के बाद भी यूज करे, यानी 30s 40s में भी 20s की तरह इरेस्पॉन्सिबल रहे, तो जुंग कहते हैं उसकी सोल को डैमेज होगा। वैसे ही जैसे एक जवान अपना चाइल्डिश ईगोइज्म एडल्टहुड में कैरी करे तो उसको सोशल फेलियर मिलेगा। इन शॉर्ट, हर चीज अपने समय पे अच्छी लगती है। मेन चाइल्ड बिहेवियर शायद 21 पे क्यूट लैग जाए, बट 41 पे ट्रेजिक लागने लगता है। लेकिन कभी भी टू लेट नहीं होता सुधारने के लिए। हमेशा याद रखें, ग्रोथ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में पीछे रह गए हो या you've messed around too much, don't despair. जैसे जुंग ने कहा, बस शुरुआत करो। Do the next thing that needs to be done. एक एक करके अपने पेंडिंग एडल्टिंग टास्क्स निपटाओ। अपने आप को ये प्रूव करो कि तुम कर सकते हो।
विद ईच स्मॉल विन, चाहे वो एक बिल पे करना हो टाइम से या एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हैंडल करना हो मैच्योरली, आप नोटिस करोगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लग गई है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के लव्ड वन हो जो ये सिंड्रोम झेल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा एम्पैथी रखो। कभी कभी हमारी सोसाइटी मर्दों को इमोशनली इक्विप नहीं करती एडल्टहुड के लिए। उन्हें भी सीखने का टाइम और सपोर्ट चाहिए। हाँ, बाउंड्रीज जरूर सेट करो। फॉर इंस्टेंस, उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस उन पे ही आने दो, पर उनको कंप्लीटली रिडिक्यूल मत करो। इनकरेज देम इन कंस्ट्रक्टिव वेज, जैसे उनकी स्मॉल अचीवमेंट्स नोटिस करना जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एडल्टिंग थोड़ा हार्ड है, ये हम सब मानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उठाना ईजी नहीं है और कई लोग बीच में ही थक के बचपन की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन एडल्टहुड के साथ कुछ ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स भी आते हैं। इंडिपेंडेंस, अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, डीपर लव एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स, और एक होलनेस की फीलिंग जब आप अपने सारे एस्पेक्ट्स, चाइल्ड प्लस एडल्ट, नाइव प्लस वाइज, को एक साथ लेके चल रहे हो। सो अगर आप अपने अंदर एक इटर्नल बॉय को महसूस करते हो, तो उसको डराओ मत। उसे दोस्ती करो और जेंटली बोलो, बडी, अब साथ में मिलके बड़े होते हैं। Bring that childlike curiosity and creativity with you, but also hand him some grown-up tools like responsibility, patience, and courage. ये जर्नी में कभी देर नहीं होती शुरू करने के लिए। Ultimately, maturity का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अंदर से बुरे या बिटर हो जाएं, बल्कि maturity का मतलब है wholeness, अपने अंदर के बच्चे को, अपने शैडो को, अपने सब facets को एक्सेप्ट करके एक बैलेंस्ड इंसान बनना। When the man and the child within you finally shake hands, तब जाके एक खूबसूरत सी कंप्लीटनेस महसूस होगी। लाइफ फिर सिर्फ खेल भी नहीं होगी और ना ही सिर्फ काम, बल्कि दोनों का एक हार्मोनियस ब्लेंड होगी, जिसे कहते हैं ना, ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटोरी बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, फिजिकल एजिंग तो सबकी होगी, लेकिन ग्रो अप होना अपने आप डिसाइड करना पड़ता है, खुद कॉन्शियस एफर्ट डाल के। एंड आयरॉनिकली, जब आप ट्रूली ग्रो अप होते हो, तब आप अपने इनर चाइल्ड को भी फ्री कर पाते हो सही सेंस में, बिना उसके टैंट्रम्स के। इसी होपफुल के साथ हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। उम्मीद है आपको इंट्रोस्पेक्ट करने को कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। अगर आप लाइफ में मेन चाइल्ड फेज से गुजर चुके हैं या किसी क्लोज फ्रेंड ने ऐसी जर्नी की है, तो हमें कमेंट में बताइए। शेयरिंग स्टोरीज हेल्प्स अदर्स टू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए। बी यंग एट हार्ट बट वाइज इन लाइफ। Grow up, but don't give up that little spark of childhood wonder. Thank you for listening.